स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एनसीएफ का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है। तो एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये जितने भी शिक्षक भर्ती एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं या फिर जो नेट जीआरएफ का पेपर है, जहाँ जहाँ पर भी सिलेबस में एनसीएफ 2005 का टॉपिक है, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं उनका एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एनसीएफ 2005 जो है वो एक तरह से शिक्षा से संबंधित फोर्थ, ठीक है, फोर्थ एनसीएफ हम कह सकते हैं, चौथे नंबर का, क्योंकि इससे पहले 3 पाठ्यचर्या रूपरेखा आ चुकी हैं। फर्स्ट कब आई थी? 1975 में। उसके बाद में सेकंड जो आई थी वो आई थी 1988 में। उसके बाद में आया था 2000 में। इस तरीके से एनसीएफ 2005 जो है वो कौन सा है? फोर्थ नंबर का है। ठीक है, शिक्षा के बारे में जैसे संबंधित जो दस्तावेज हम कह सकते हैं, तो ये एक तरह से अभी तक का, अभी जैसे 2020 चल रहा है, अप्रैल 2020, तो अभी तक का जो सबसे नवीनतम दस्तावेज माना जाता है वो कौन सा है? एनसीएफ 2005। और देखिए, ये जो एनसीएफ 2005 है ये एक तरह से मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है एचआरडी, उसकी सिफारिश पर तैयार किया गया था। उनकी सिफारिश किसने की थी? एक तरह से एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम है प्रोफेसर यशपाल समिति। इस समिति की अनुशंसा पर एनसीएफ 2005 जो है वो एक तरह से तैयार किया गया था। और ये जो समिति बनाई गई थी उसमें कितने सदस्य थे? 38 सदस्य थे। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो एक तरह से क्या था? बिना बोझ के शिक्षा, या हम कह सकते हैं बिना बोझ के अधिगम। तो आपको ध्यान रखना है एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिना बोझ के शिक्षा या बिना बोझ के अधिगम। जैसे हम देखते हैं कि बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी अगर होते हैं, तो वो स्कूल में एक बैग लेके जाते हैं जिसमें बहुत सारी उनको किताबें हैं, मतलब उनको उसका जो वजन है वो अपने साथ में रखना पड़ता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ 2005 में ये बात कही गई है कि बच्चे जिस तरीके से स्कूल पढ़ने जाते हैं, स्कूल में जैसे ब्लैक बोर्ड, चौक या वहाँ की जो भी शिक्षण सामग्री होती है वो स्कूल में ही रहती हैं, इसी तरीके से बच्चे का जो बस्ता है, किताबें और जो नोटबुक होती हैं, वो भी एक तरह से कहाँ पे होनी चाहिए? स्कूल में ही होनी चाहिए। ये जो बोझ है बच्चा घर लेके नहीं जाए, ऐसी शैक्षणिक प्रणाली होनी चाहिए। तो इसलिए एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य एक तरह से क्या है? बिना बोझ के शिक्षा या बिना बोझ के अधिगम। और इसकी अगर हम युक्ति की बात करें तो इसकी टैगलाइन क्या है? एक तरह से सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की बात कही गई है। और एनसीएफ 2005 जो है उसका उद्भव कहाँ से हुआ, इसका आधार क्या है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है सभ्यता और प्रगति, उसका एक तरह से उद्भव जो हुआ है। एनसीएफ 2005 का जो उद्भव है वो एक तरह से क्या, किससे माना जाता है? सभ्यता और प्रगति से। अब देखिए, जो हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूप के रखा की बात कर रहे हैं, तो इस दस्तावेज में होता क्या? एक तरह से इस दस्तावेज में एक तरह से क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको जो शिक्षा दी जाती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, मतलब बालकों को स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो क्या और कैसे पढ़ाया जाए, एक तरह से मतलब बालक जो होते हैं उनको जो शिक्षा दी जा रही है वो किस प्रकार से दी जाए, इस प्रकार की जो रूपरेखा होती है वो किसमें होती है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में। तो अभी हम 2005 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और मैंने बता दिया कि ये जो पाठ्यचर्या रूपरेखा है वो कौन सी है? फोर्थ है। इससे पहले भी 3 आ चुकी है, 1975 में, 1988 में और उसके बाद में 2000 में। और अभी जो लेटेस्ट वो कौन सी है? 2005 की है। और एनसीएफ की जो कार्यशाला है वो कहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है कि एनसीएफ की जो कार्यशाला है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में, एनसीईआरटी जिसको हम कहते हैं।
अब देखिए इस दस्तावेज में क्या है, जैसे मैंने बताया था कि इस दस्तावेज में एक तरह से क्या है, ये जो दस्तावेज है वो एक तरह से बाल केंद्रित हैं, बालकों की शिक्षा से संबंधित हैं, और इसमें जोर दिया गया है कि बच्चों की जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उनमें जो रटन प्रणाली होती है, रटन है एक तरह से, उनको एक तरह से करके सिखाना। ठीक है, इस दस्तावेज में एक तरह से क्या है कि बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, किस विधि से पढ़ाया जाए, उनकी जो रटन प्रवृत्ति होती है उसको एक तरह से कम करना, उसको मिटाना, बच्चों को करके सिखाना। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो एनसीएफ 2005 है उसमें 5 निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा गया है, और पूरा ये जो रूपरेखा है वो इसी के ऊपर आधारित है। अब 5 प्रस्ताव कौन कौन से हैं? सबसे पहला वो है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। बच्चा जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है उस शिक्षा को वो वास्तविक जीवन में एक तरह से प्रयोग कर सके, इस बात को इसमें शामिल किया गया है। दूसरी बात क्या है इसमें, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो। बच्चा एक तरह से जो पढ़ाई कर रहा है उसमें रटने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, बच्चा एक तरह से क्या हो, सीखे, कहने का मतलब करके सीखे, जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उससे हम मान सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों के चहुमुखी विकास पर जोर। ये जो दस्तावेज है उसमें बच्चों के चहुमुखी विकास पर जोर दिया गया है कि बच्चा शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो उस शिक्षा के साथ साथ में बच्चे का सामाजिक विकास भी हो, सांस्कृतिक विकास भी हो, मतलब संपूर्ण विकास होना चाहिए। मानसिक विकास भी हो, सांस्कृतिक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो। ऐसा नहीं हो कि वो जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है केवल किताबों से वो रट ले। तो सभी तरीके की विकास की इसके अंतर्गत बात की गई, जिसको हम क्या कहते हैं, चहुमुखी विकास पर जोर दिया गया है। साथ ही साथ बच्चों का जो आकलन किया जाता है परीक्षा के माध्यम से, तो उस परीक्षा प्रणाली को अपेक्षाकृत लचीला बनाने की बात की गई है कि बच्चा एक तरह से परीक्षा को अपने ऊपर तनाव नहीं समझे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है अधिभावी पहचान का विकास हो, जिससे प्रजातंत्र व्यवस्था में राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। बच्चे को जो शिक्षा प्रदान की जा रही है, शिक्षा से उसके मन में एक तरह से अधिभावी पहचान का विकास होना चाहिए, उसका देश के प्रति जो प्रेम होता है, ठीक है, राष्ट्रीय चिंताओं की जो हम बात कर रहे हैं, इस प्रकार का जो अनुशासन होता है वो एक तरह से आना चाहिए बच्चों के अंदर, राष्ट्रीय जो भावना होती है उसका विकास होना चाहिए। तो ये मुख्य 5 इसकी निर्देशक हम कह सकते हैं। अब देखिए जो एनसीएफ है उसको 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला वो है परिप्रेक्ष्य है, दूसरा है सीखना एवं ज्ञान, तीसरा है पाठ्यक्रम के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन, चौथा है विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण, और पांचवा है व्यवस्थागत सुधार। तो ये पूरा जो पाठ्यचर्या है वो एक तरह से इन 5 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले अगर हम परिप्रेक्ष्य की बात करें तो परिप्रेक्ष्य है, इसमें क्या कहा गया है कि बच्चे को जो शिक्षा दी जा रही है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, बिना बोझ के शिक्षा, बिना बोझ के अधिगम। मतलब बच्चा जब स्कूल शिक्षा ग्रहण करने आता है तो उसके पास में जो बस्ता है उसका एक तरह से बोझ नहीं हो, ठीक है, बस्ता जो है किताबें हों उसकी, जो एक तरह से स्कूल में ही रहे। तो एक तो ये बात की गई है। फिर बच्चा जब सीखता है तो उसमें रटने की जो प्रवृत्ति है वो नहीं होनी चाहिए। तो शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की होनी चाहिए, रटन प्रणाली से मुक्त होनी चाहिए। फिर बच्चों का जो हो सभी प्रकार का विकास होना चाहिए, ठीक है, जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उससे उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, लेकिन सामाजिक विकास भी साथ साथ होना चाहिए, सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए। इसको हम कहते हैं चहुमुखी विकास। और जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है तो शिक्षा से उसमें अधिभावी पहचान का विकास हो, ठीक है, राष्ट्रीय चिंताओं की हम बात कर रहे थे, एक अच्छे नागरिक का निर्माण होना चाहिए, जो देश में जो गरीब कमजोर वर्ग हैं उनके प्रति एक तरह से वो संवेदनशील हो। साथ ही साथ देश की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, जो आर्थिक प्रक्रिया होती हैं उसमें एक तरह से वो भाग लेवे, ठीक है, ताकि देश का जो आर्थिक विकास है वो अच्छे से हो पाए। क्योंकि आर्थिक प्रक्रिया में अगर भाग लेगा तो हमारा जो जीडीपी का लेवल है, सकल घरेलू उत्पाद, वो एक तरह से क्या होगा, बढ़ेगा। राजनीतिक अगर दृष्टिकोण अगर वो भाग लेता है तो इससे हमारी जो राजनीतिक क्षमता होती है वो एक तरह से क्या होगी, बढ़ेगी। फिर दूसरा इसमें आ जाता है हमारा सीखना एवं ज्ञान, लर्निंग एंड नॉलेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत जो अनौपचारिक शिक्षा होती हैं उस पर जोर दिया गया है। साथ ही साथ जो शिक्षा है वो एक तरह से क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है, और बच्चा जो है एक तरह से वो करके सीखे। बच्चा जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उस शिक्षा के माध्यम से वो स्वयं को और दूसरे लोगों को, पूरी दुनिया को एक तरह से समझे। साथ ही साथ उस शिक्षा से बच्चे के मन में इस प्रकार की भावना होनी चाहिए
कि वो एक तरह से क्या कर सकते हैं, विभिन्न क्रियाओं का एक तरह से चिंतन कर सकें, ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन का अवसर बच्चों को मिल सके। फिर विद्यार्थियों की जो सहभागिता की भावना होती है, ठीक है, उसका एक तरह से क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। बच्चों के अंतर्गत अवलोकन, अन्वेषण, नए नए आविष्कार करना, विश्लेषणात्मक विमर्श हम कह सकते हैं, ज्ञान की विषय वस्तु हैं, इन सभी बातों का एक तरह से क्या होना चाहिए, सहभागिता में वृद्धि होनी चाहिए। उसके बाद में पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन की अगर हम बात कर रहे हैं कि जो करिकुलम है उसका स्कोप, स्टेज ऑफ स्कूल और असेसमेंट की अगर हम बात करें, तो बच्चे जब सीखते हैं शिक्षा के माध्यम से तो उनमें केवल एक ही भाषा का ज्ञान नहीं होना चाहिए, एक से अधिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, मतलब बहुभाषिता की इसमें बात की गई है। साथ ही साथ बच्चा एक तरह से प्रत्यक्ष अवलोकन करके सीखे, जिससे कि उसका जो कौशल विकास हो एक तरह से, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट की बात की गई इसमें। साथ ही साथ बच्चा जो शिक्षा ग्रहण करता है उससे बच्चा सामाजिक दृष्टि से भी अगर हम देखें, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का भी शिक्षण उसको मिलना चाहिए कि समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है, समाज के प्रति आलोचनात्मक समझ का एक तरह से उसके अंतर्गत विकास हो। आकलन की अगर हम बात करें, असेसमेंट की, तो बच्चा जब शिक्षा ग्रहण करता है, जब वो सीखता है, तो सीखने एवं सिखाने की प्रक्रियाओं तथा सामग्री में एक तरह से सुधार लाना, ठीक है, ताकि बच्चे का जो आकलन है वो एक तरह से अच्छे से किया जा सके। साथ ही साथ बच्चा जो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययन करता है, तो पूर्व प्राथमिक स्तर पर एक तरह से उसका आकलन करना चाहिए। दैनिक गतिविधियां किस प्रकार की हैं, बच्चे का स्वास्थ्य किस प्रकार का है, बच्चे का जो है शारीरिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सभी बातों को एक तरह से देखा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण किस प्रकार का हो, कि बच्चा एक तरह से जब शिक्षा ग्रहण करता है तो बच्चों द्वारा चेतन एवं अचेतन रूप से विद्यालय के भौतिक वातावरण से अंतःक्रिया जाती है, कि बच्चे की विकास के ऊपर क्या होता है, विद्यालय का जो वातावरण होता है उसका भी एक तरह से प्रभाव पड़ता है। तो जो विद्यालय का भौतिक वातावरण वो एक तरह से अच्छे से होना चाहिए। जो कक्षा का आकार है वो भी एक तरह से उचित होना चाहिए, और उसमें बात की गई है शिक्षक और विद्यार्थी का जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए, 1:30, मतलब 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। फिर उसके बाद में स्कूल में, क्लास में जो अनुशासन है उस पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। अनुशासन इस प्रकार का हो कि बच्चे की जो कार्य क्षमता है, बच्चे की जो योग्यता है, उसका एक तरह से विकास होना चाहिए। उसके बाद में अगर हम व्यवस्थागत सुधार की अगर हम बात करें, तो शिक्षा व्यवस्था में सुधारात्मकता की बात की गई है कि शिक्षा व्यवस्था में विकासात्मक मापकों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए कि जिससे बालकों में विकास एक तरह से हो। शिक्षा जो हो एक तरह से होनी चाहिए रोजगार मुखी होनी चाहिए, जिससे बच्चा पढ़ने के बाद में आसानी से उसको रोजगार मिल जाए, ठीक है, या अपना स्वयं का रोजगार भी। काम केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। पाठ्यक्रम जो निर्माण किया जा रहा है, तो पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए कि जो बच्चा है उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा तनाव नहीं हो। शिक्षक और विद्यार्थी एक तरह से खेल खेल में एक तरह से शिक्षा अर्जित कर लें। फिर ये जो समिति बनी थी, इस समिति ने अपने कुछ सुझाव दिए थे, कुछ सिफारिशें दी थी, या हम कह सकते हैं कि एनसीएफ 2005 है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो इनको हम संक्षेप में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि बच्चा जब प्राथमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण करता है, तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो माध्यम है वो क्या होना चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए, जहाँ पे वो रह रहा है, ठीक है, वहाँ की राष्ट्रीय भाषा कह सकते हैं या राज्य भाषा कह सकते हैं। फिर सूचना जो बच्चों को मिलती हैं वो एक तरह से ज्ञान नहीं समझना चाहिए, और जहाँ पर जिन स्कूलों में जैसे विशाल बड़ा पाठ्यक्रम होता है या मोटी मोटी किताबें होती हैं, तो ये एक तरह से किसको दर्शाती हैं, बच्चों की शिक्षा प्रणाली जो है उसकी असफलता को दर्शाती हैं। तो किताबें जो होनी चाहिए वो बड़ी किताबें नहीं होनी चाहिए, कहने मतलब। फिर उसके बाद में बच्चों को स्कूल से बाहर एक तरह से तनाव मुक्त वातावरण मिले, कि बच्चा जब स्कूल पढ़ने के बाद में घर पे आता है तो घर पर उसे पढ़ाई का बोझ नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो हमने इसका मुख्य उद्देश्य पढ़ा था एक तरह से, ठीक है, कि मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, कि बिना बोझ के शिक्षा, ठीक है। तो बच्चा जब स्कूल से घर पे आ जाता है तो उसका जो वातावरण एक तरह से पढ़ाई की उसको टेंशन नहीं होनी चाहिए, तनाव मुक्त वातावरण की बात की गई है। फिर इसमें बताया गया है कि बच्चों को जो सजा दी जाती हैं,
या उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है, तो उसकी भावना एक तरह से क्या होनी चाहिए, सीमित मात्रा भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर कुछ बच्चों को पुरस्कार मिलता है और कुछ को अगर नहीं मिलता है तो उनके मन में गलत विचार आ सकते हैं। इसलिए सजा और पुरस्कार दोनों की जो भावना है वो एक तरह से क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। साथ ही साथ बच्चा जब लाइब्रेरी में जाता है, पुस्तकालय में, तो पुस्तकालय में बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार पुस्तकें चुनने का अवसर मिलना चाहिए। साथ ही साथ अभिभावकों को इसमें सख्त संदेश दिया गया है कि जो अभिभावक हैं अपने बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालें, कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आज की जो उनकी आकांक्षा बढ़ गई है एक दूसरे को देखकर, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। बच्चों की जिसमें रुचि हो उसी के अनुसार उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। फिर शिक्षण सूत्र की अगर हम बात करें तो शिक्षण सूत्र में क्या दिया गया, इसमें ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त का अधिकतम प्रयोग। आपको ध्यान रखना है कि जो एनसीएफ 2005 है उसमें शिक्षण का सूत्र क्या है, ज्ञात से अज्ञात, यहाँ दूसरा मूर्त से अमूर्त, इसका अधिकतम प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ स्कूल में जो सह शैक्षणिक गतिविधियां होती है उसमें बच्चों के साथ साथ उनके जो पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, उनको भी जोड़ना चाहिए। और जो स्कूल में सभी बालक हैं, सभी बालकों हैं, तो समावेशी वातावरण तैयार करना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों को जो पाठ्यक्रम दिया जाता है वो बच्चों की मानसिक स्तर और योग्यता के अनुरूप होना चाहिए। कक्षा 10वीं का जो एग्ज़ाम होता है तो 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, ठीक है, अनिवार्य नहीं हो, ये बात बताई गई है। साथ ही साथ इसमें भाषा फार्मूला की बात करें तो भाषा फार्मूला जो है वो त्रिभाषाई बताया गया। ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि एनसीएफ 2005 में भाषा फार्मूला क्या है, त्रिभाषाई, मतलब बच्चों को 3 प्रकार की भाषाएं सीखनी चाहिए। प्रथम भाषा क्या होनी चाहिए, राष्ट्रीय या राज्य भाषा, हिंदी हो सकती हैं। दूसरा द्वितीय भाषा जो है वो एक तरह से क्या होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अंग्रेजी। और तृतीय भाषा जो है वो एक तरह से स्थानीय भाषा होनी चाहिए, जिसमें संस्कृत, पंजाबी या फिर तमिल हो सकती हैं। तो इस तरीके से मेन एनसीएफ 2005 की कौन कौन सी बातें थी उनको आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।